हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आप लोगों का क्लास 11 से रिलेटेड इंग्लिश इलेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्टिव कोर्सेज जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है। इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल क्वेश्चन सेट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस सेशन में। ओके, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड मामाची एंड पापाची लिव। आपको क्या पूछ रहा है कि पापाची और मामाची कहाँ रहते हैं, और एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड दे हैव, और पापाची और मामाची दोनों के कितने बच्चे हैं। ठीक है वे कहाँ रहते हैं और उनके कितने बच्चे हैं। तो सीधा साधा आंसर, मामाची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली। मामाची क्या करती है, वो पिकल का बिजनेस करती है। पिकल मीन्स अचार बनाने का, ठीक है, और उसे बेचा भी करती है। सून आफ्टर, ये कब किया, सून आफ्टर पापाजी रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन दिल्ली। पापाजी क्या थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो दिल्ली में जॉब करते थे, और जैसे वे रिटायर हो गए, ठीक है, तो मामाजी क्या करने लगी, पिकल बिजनेस करने लगी। एंड केम टू लिव इन आईमेनम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, आईमेनम। ठीक है, AYEMENEM, यानी दिल्ली से रिटायर होने के बाद पापाची और मामाची कहाँ रहने के लिए आ गए, आईमेनम में आ गए, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। वेयर डिड मामाची एंड पापाची लिव, तो आईमेनम। ओके, पापाची एंड मामाची हैव 2 चिल्ड्रन। फिर हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव, तो पापाची एंड मामाची हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे थे। ए डॉटर, एक बेटी थी, नेम्ड अमू, उस बेटी का नाम था अमू, एंड ए सन नेम्ड चाको, और उनके बेटे का नाम था चाको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ओल्ड वाज सत्यजीत। सत्यजीत की उम्र कितनी थी, एंड इन विच फर्म सेक्टर डिड ही वर्क, और वो किस संस्थान में काम करता था। ठीक है, तो सत्यजीत वाज टॉल, थिन, शार्प फीचर्ड मैन, एज्ड 40, ये आपका आंसर। ठीक है, सत्यजीत जो था वो दुबला पतला लंबा तेज दिमाग कुशाग्र बुद्धि वाला। उसकी उम्र कितनी थी, मैन एज्ड 40, उसकी उम्र 40 वर्ष की थी। ठीक है, स्टार्टिंग एज ए मेयर क्लर्क। अब फिर हमें पूछ रहा है कि वो किस संस्थान में काम करता था, किस फर्म सेक्टर में वो काम करता था। ठीक है, तो एज ए मेयर क्लर्क, वो एक क्लर्क के रूप में जो है अपनी शुरुआत किया था। एंड ही हैड बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक, और उसके बाद उसी फर्म में काम करने के पश्चात, यानी उसी बैंक में काम करने के पश्चात, जो कि एक क्लर्क से शुरुआत किया था, उसी बैंक का वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, यानी शॉर्ट में जिसे हम लोग एमडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। उसकी उम्र 40 थी और कहाँ काम करता था, तो बैंकिंग सेक्टर में वो काम करता था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट ऑल डिड द लेडी हैव फॉर लंचन। ये लंचन चैप्टर से, जिसमें वो लेडी आपको याद होगा, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कितना वो ठूस ठूस कर खाती है और बोलती है कि मैं लंच में एक बार में एक ही चीज खाती हूँ, ऐसा करके वो बोलती है। तो वही हमें बताना है उसका लिस्टिंग कि वो लंचियन में क्या क्या खाती है। ठीक है, द लेडी हु क्लेम्ड सी नेवर एट मोर देन वन थिंग। वो लेडी जो हमेशा क्लेम कर रही थी, क्या कर रही थी, सी नेवर एट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, कि वो लंच में एक बार में, यानी लंच के समय एक ही चीज खाती है, वन थिंग खाती है। ठीक है, लेकिन देखिए जब वो लेखक के साथ खाने बैठी, तो उसने कितने चीजों का ऑर्डर किया, गॉट हरसेल्फ, यानी ठूस ठूस कर भर लिया, जिसको बोलते हैं कैवियर। कैवियर क्या होता है, एक प्रकार का मछली के अंडे का व्यंजन। फिर हो गया सालमन, बहुत महंगी मछली आती है। फिर हो गया एस्पैरागस, ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली सब्जी, आप लोग साग वेराइटी का बोल सकते हैं। फिर हो गया पीच, अणु वगैरह। एंड फिर देखिए आइसक्रीम, कॉफी एंड ऑल्सो शैंपेन। ठीक है, तो इतनी सारी एक प्रकार की विदेशी महंगी शराब। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें वो ऑर्डर कर देती है, लेकिन बार बार क्या बोलती है कि सी नेवर एट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, कि लंच में वो एक बार में एक मैंने एक चीज से ज्यादा चीजें वो नहीं खाती है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का 11 12 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हु आर द गॉड्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, वे कौन से गॉड्स थे अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, रेफर्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, उनमें किन ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इज अ सोनेट बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्चुअली क्या है, ये जो पोएट्री है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। ठीक है, जिसमें प्रोट्यूस एंड ट्रिटन आर द नेम्स ऑफ टू गॉड्स मेंशन इन द पोएम, जिसमें प्रोट्यूस और ट्रिटन्स करके दो गॉड्स के नाम
जो है बतलाए गए हैं इस कविता में, ठीक है। प्रोट्यूस एंड ट्रिटन आर द नेम्स ऑफ टू गॉड्स इन द पोएम इन ग्रीक माइथोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी प्रोट्यूस वाज ए सी गॉड। प्रोट्यूस क्या है, वो एक सी गॉड है, ठीक है। और who could change his shape at will, जो कि अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार में, अपने रूप में परिवर्तन करता है। एंड ट्रिटन इज ऑल्सो ए सी गॉड। ट्रिटन भी जो है वो भी एक सी गॉड है। who controls the waves by blowing a conch shell, जो कि वेव्स यानी समुद्र की जो लहरें होती हैं उसको कंट्रोल करता है बाय ब्लोइंग, बजाकर conch shell, ठीक है। एक प्रकार का जो शेल समुद्र में पाया जाता है, शीप मोती वगैरह, वैसा शंख वगैरह टाइप का, ठीक है, उसको बजाकर वो उसे कंट्रोल करता है। Come to the next question 15. How many days did it take to cut the banyan tree? ठीक है, यानी द फेलिंग ऑफ बनियान ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। कितने दिन लगते हैं उसको काटकर गिराने में, किसको, बनियान ट्री को। आंसर, द बनियान ट्री टुक ऑलमोस्ट 7 days, ठीक है, लगभग 7 दिन का समय लगता है टू टेक डाउन, उसे पूरा काटकर गिराने में। वो भी कैसे, एक अकेले आदमी से नहीं, बल्कि विद देयर एक्सेस 50 men, अपने अपने कुल्हाड़ियों के साथ लगभग 50 आदमी अप्रोच्ड द गिगेंटिक ट्रंक, उसके विशालकाय तने को, ट्रंक को, ऑफ द बनियान ट्री, चॉपिंग इट्स लिप्स एंड ट्रंक, जो कि उसके तने को, उसकी टहनियों को पूरा काट कर पूरा उसे धराशायी करने में, पूरा उसे गिराने में लगभग जो है उन्हें 7 दिन का समय लगता है उस बनियान ट्री को गिराने में पूरी तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, हाउ इज द टास्क ऑफ रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर। ठीक है, कि एक अच्छे ऑथर का, ठीक है, कोई यदि अच्छा ऑथर है, बहुत अच्छा राइटर है, तो उसके वर्क को रीडिंग करना वो किस प्रकार का टास्क है। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, बहुत कठिन है, जटिल है, कैसा है, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाउ इज द टास्क ऑफ रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर। आंसर इज जॉन रस्किन फील्स दैट। जॉन रस्किन जो जिन्होंने ये ऐसे लिखा है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि रीडिंग द वर्क ऑफ ए गुड ऑथर, कि किसी भी अच्छे लेखक का वर्क को रीड करना इज ए पेन स्टेकिंग टास्क। ये बहुत ही दर्द देने वाला, बहुत ही मतलब पेन स्टेकिंग, ठीक है, मतलब आपको चुभने वाला, दर्द देने वाला कार्य है। कैसा, एज इट इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि ये आसान नहीं होता है कि बड़े बड़े जो राइटर होते हैं वो इस प्रकार से लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो देखिएगा आसानी से हमें समझ में नहीं आता है, और जब वो समझ में नहीं आता है तो फिर हमें क्या होता है, बहुत ही कष्ट होता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट इनटू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट द ऑथर हैज़ रिटन। ठीक है, उन्होंने जो वर्ड्स लिखे हैं उसका आखिर मीनिंग क्या है, यदि वो हमें समझ में नहीं आता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, पेन स्टिकिंग हो जाता है। ठीक है, देन इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द एसेइस्ट जो ये रस्किन है, मीन्स दैट वन हैज़ टू गो थ्रू बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द पिथी वर्ड्स इन द गुड बुक्स। कि कोई एक अच्छी पुस्तक है, यदि हमें उसके मीनिंग को समझना है तो हमें उनकी जो पंक्तियां हैं, उनमें जो वर्ड्स हैं, उसमें मतलब एक तरह से बोलिए तो मिल जाना पड़ता है, घुस जाना पड़ता है। ठीक है, दैट वन हैज़ टू गो थ्रू बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तभी जाके आप उसे जो है क्लियरली समझ पाएंगे। लाइक इन ऑस्ट्रेलियन माइनर, जिस प्रकार के आप लोग जानते हैं माइनिंग का काम कितना जोखिम भरा होता है, कितना कष्टकारी होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि लाइक एन ऑस्ट्रेलियन माइनर वन नीड्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क। क्योंकि इन चीज़ों में देखिएगा आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो देखिएगा वो बहुत ही आपको कष्टकारी लगता है कि क्यों बेकार में झेल रहे हैं, बहुत ही कष्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंस और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, कठिन परिश्रम होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द वर्क्स ऑफ द गुड ऑथर। ठीक है, किस लिए, तो ताकि आप एक गुड ऑथर का जो वर्क है, उसकी जो राइटिंग है, उसका जो भी बुक है, उसे आपको यदि समझना है तो। ठीक है, नहीं तो यदि आप नहीं समझ पाओगे तो फिर वो पेनस्टेकिंग होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ जो है उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट कुमुदनी लाखिया रिप्रेजेंट थ्रू दुविधा। ठीक है, दुविधा के माध्यम से जो कुमुदनी लाखियां हैं, इन्होंने जो है क्या, किस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ब्रिज एसे से लिया गया है। ठीक है, इन दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा मतलब ड्विंडलिंग पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, करें नहीं करें ऐसा करके। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने बताया है, कुमुदनी एग्जामिन द प्लाइट ऑफ ए मिडिल क्लास वोमेन। उसमें जो है एक मिडिल क्लास वोमेन की जो स्थिति होती है, उसके घर की जो
परिवेश है, उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसके माध्यम से बतलाने की कोशिश की गई है कि भारतीय महिलाओं को कितने मतलब दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से इन दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट कुमुदनी एग्जामिन द प्लाइट ऑफ ए मिडिल क्लास वोमेन हु इज चेन्ड टू द ट्रेडिशंस, जो कि बंधनों में बंधी हुई है। ठीक है, पूर्वजों के समय से जो चले आ रहे हैं नियम कानून जो भी चले आ रहे हैं, उस पर वो चेन्ड, एक तरह से बंधी हुई है, ऑफ इंडियन लाइफ। थ्रू इट शी पॉइंट्स आउट हाउ वुमेन आर रेस्ट्रिक्टेड। इसके माध्यम से यानी दुविधा के माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाएं जो हैं हमारे भारत देश में किस प्रकार से उन पर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगी हुई रहती हैं। फ्रॉम ड्रेसिंग द वे दे लाइक, जैसे एक प्रकार से आप बोल सकते हो ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, इस प्रकार से पहनो, साड़ी पहनो, घूंघट लो, इस प्रकार से। फिर हाउ दे आर फोर्स्ड टू सर्व देयर हस्बैंड्स, साथ ही साथ आपको जो है अपने हस्बैंड्स की सेवा करनी है, वो भी बलपूर्वक, आपकी इच्छा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। वियर देयर हेयर्स बंद, किस प्रकार से बालों को संवारना है, उन्हें बांध कर रखना है। एंड रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सोशलाइजिंग, ठीक है, और साथ ही साथ जो सामाजिकरण होता है, समाज जो होता है, समाज में भी आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव जो है मॉडल क्वेश्चन सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फ्यूचर में हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट के भी क्वेश्चंस इसी प्रकार से जारी करेंगे। टिल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।